भारत की आज़ादी की कहानी सुनते ही लगता है ना कि कितनी सारी तारीखें, कितने सारे नाम, ये सब कैसे याद रखें। पर क्या हो अगर कोई कहे कि ये सब याद रखने की एक ट्रिक है। जी हाँ, आज हम इस पूरे लंबे और मुश्किल सफ़र को समझेंगे, रट्टा मारकर नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही आसान और मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1946 से। सोचिए, दूसरा वर्ल्ड वॉर अभी अभी खत्म हुआ है, दुनिया सांस ले रही है। लेकिन यहाँ भारत में एक अलग ही उल्टी गिनती चालू हो गई थी। पता है क्यों? क्योंकि ब्रिटिश नौसेना के अपने ही भारतीय सिपाही उन्हीं के खिलाफ बगावत पर उतर आए थे। पूरे देश की सड़कों पर माहौल एकदम गर्म था और ये आग की लपटें लंदन तक पहुंच गईं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली को वहां बैठे बैठे एक बात साफ समझ आ गई, नेवी की इस बगावत के बाद अब खेल खत्म हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे, यहाँ तक की कहानी क्या थी? इसको समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, साल 1885 से। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव, कांग्रेस का जन्म और फूट। यहाँ हम देखेंगे कि कांग्रेस कैसे बनी और शुरू के सालों में उसके अंदर क्या-क्या मुश्किलें आईं। अच्छा, अब आती है हमारी पहली ट्रिक। जरा स्क्रीन पे देखिए, ये एक छोटी सी कविता जैसी लाइन है ना? 85 में कांग्रेस आई, 05 में बंग भंग हुआ, 07 में सूरत में रूठ गए, 16 में लखनऊ में फिर एक हुए। सुनने में तो सिंपल है, पर इसमें पूरे 30 साल का पॉलिटिकल ड्रामा छुपा है। शुरुआत होती है 1885 से, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। पर यहाँ एक मजेदार सवाल उठता है, एक ब्रिटिश अफसर ने भारतीयों के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई? अजीब बात है ना? इसके पीछे एक थ्योरी है जिसे कहते हैं सेफ्टी वैल्व थ्योरी। सोचिए, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज बुरी तरह डर गए थे। उन्हें लगा कि भारतीयों का गुस्सा एक प्रेशर कुकर की तरह है जो फिर से फट सकता है। तो उन्होंने कांग्रेस को एक सेफ्टी वैल्व की तरह बनाया, ताकि सारा गुस्सा धीरे धीरे बिना किसी धमाके के निकलता रहे। लेकिन ये सेफ्टी वाल्व वाला प्लान अंग्रेजों पर ही भारी पड़ गया। गुस्सा निकालने की जगह कांग्रेस तो राष्ट्रवाद का सेंटर बन गई। और जब ये दांव उल्टा पड़ा तो अंग्रेजों ने अपना सबसे पुराना हथियार निकाला, फूट डालो और राज करो। 1905 में उन्होंने बंगाल को बांट दिया और इसका सीधा असर पड़ा कांग्रेस पर। 1907 में पार्टी दो हिस्सों में टूट गई, नरम दल और गरम दल। तो अब आगे बढ़ते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, गांधी का असहयोग आंदोलन। देखते हैं कि गांधी जी के आने से आज़ादी की लड़ाई का पूरा रूप कैसे बदल गया। साल 1919 इंडियन हिस्ट्री का शायद सबसे उथल-पुथल भरा साल। एक के बाद एक झटके लगे। सबसे पहले आया रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा गया। फिर इसी कानून का शांति से विरोध कर रहे लोगों पर जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चला दी गईं। और इसी गुस्से और दर्द के बीच एक बहुत बड़ी चीज हुई, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, जिसने पहली बार हिंदू और मुसलमानों को इतने बड़े स्केल पर अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ खड़ा कर दिया। अब ये जो पूरे देश का गुस्सा था, वो 1920 में एक आंदोलन की शक्ल में बाहर आया, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। क्या माहौल था! लोग अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ रहे थे, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, पूरा देश एक साथ खड़ा था। सबको लगने लगा था कि बस अब आज़ादी दूर नहीं। लेकिन जब आंदोलन अपने पीक पर था, तभी 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई। गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। और बस इसी एक घटना के बाद गांधी जी ने पूरा का पूरा आंदोलन वापस ले लिया। सोचिए, एक तेज रफ्तार ट्रेन चल रही हो और कोई अचानक इमरजेंसी ब्रेक खींच दे, सबको वैसा ही झटका लगा। अब देखिए, गांधी जी का मानना था कि अगर आंदोलन में हिंसा आ गई तो अंग्रेजों को उसे बेरहमी से कुचलने का बहाना मिल जाएगा। पर उनके इस फैसले से जो निराशा फैली, उसने आज़ादी की लड़ाई के लिए दो नए रास्ते खोल दिए। एक रास्ता था राजनीति का, जिससे 1923 में बनी स्वराज पार्टी, और दूसरा था क्रांति का, जिससे 1924 में बनी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। अब बात सिर्फ हक की नहीं थी, अब थी पूर्ण स्वराज की मांग। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक, कह सकते हैं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। उन्होंने भारत का भविष्य तय करने के लिए एक कमीशन भेजा, साइमन कमीशन। और जानते हैं उसमें कौन था? सिर्फ अंग्रेज, एक भी भारतीय नहीं। मतलब हमारे भविष्य का फैसला होगा और हमसे ही कोई नहीं पूछेगा। ये तो सीधी सीधी बेइज्जती थी। पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक। और इसी विरोध की आग ने पूरे देश को फिर से एक कर दिया।
इसका नतीजा था दिसंबर 1929 का ऐतिहासिक लाहौर सेशन। रावी नदी के किनारे पहली बार पूर्ण स्वराज यानी टोटल इंडिपेंडेंस का ऐलान किया गया। अब यह साफ हो गया था कि अब हमें आधी अधूरी आज़ादी नहीं, पूरी आज़ादी चाहिए। इसके बाद जो हुआ वो एक पॉलिटिकल चेस गेम की तरह था, जिसके मास्टर थे गांधी जी। एक तरफ 1930 में उन्होंने दांडी मार्च से नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी। और दूसरी तरफ लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातचीत भी चल रही थी। इसी बीच 1932 में भारत में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जो दलितों के राजनीतिक हक के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम था। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और अब आज़ादी की लड़ाई अपने आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में है। भारत छोड़ो, करो या मरो। तो 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और अंग्रेज़ों ने भारत से बिना पूछे ही हमें जंग में झोंक दिया। इस पर सबका रिएक्शन अलग अलग था। कांग्रेस ने गुस्से में अपनी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने इस मौके को भुनाया और मुक्ति दिवस मनाया। और सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और उन्होंने सैन्य मदद के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। अब जंग में अंग्रेज़ों की हालत पतली हो रही थी, तो 1942 में उन्होंने क्रिप्स मिशन भारत भेजा। ऑफर क्या था कि जंग के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। पर अब कौन मानने वाला था? भारत को तो पूर्ण स्वराज चाहिए था। गांधी जी ने इस ऑफर को क्या खूब कहा था। उन्होंने कहा, ये तो एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब बिल्कुल बेकार। जब बात नहीं बनी तो आखिरकार वो दिन आया, 8 अगस्त 1942। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया और एक सीधा और साफ नारा दिया, करो या मरो। अंग्रेजों ने रातों रात सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लगा आंदोलन खत्म हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इस बार यह आंदोलन आम जनता का था और उन्होंने इसे खुद चलाया। तो चलिए अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं, आज़ादी और बंटवारे का क्लाइमैक्स। 1946 ये साल तूफान की तरह आया। सबसे पहले रॉयल इंडियन नेवी की बगावत हुई, जिसने ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। मजबूर होकर अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन भेजा, पर बात फिर भी नहीं बनी। फिर आया 16 अगस्त का वो काला दिन, डायरेक्ट एक्शन डे, जिसके बाद पूरे देश में भयानक दंगे फैल गए। और इसी आग और खून खराबे के बीच भारत की एक अंतरिम सरकार बनी। आखिरकार इस पूरे गतिरोध को खत्म करने के लिए माउंटबैटन प्लान आया, और इस प्लान ने सब कुछ साफ कर दिया। आज़ादी मिलेगी, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर, बंटवारे की कीमत पर। और फिर 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद तो हुए, पर हमारा देश 2 टुकड़ों में बंट चुका था। तो 1947 में हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, पर क्या लड़ाई खत्म हो गई? शायद नहीं। 1951 का भूदान आंदोलन हमें याद दिलाता है कि असली लड़ाई, यानी आर्थिक और सामाजिक आज़ादी की लड़ाई, तो शायद तब शुरू हुई थी। और ये आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज जिस आज़ादी में हम सांस ले रहे हैं, उसकी असली कहानी और उसकी असली कीमत क्या है।